हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पीवाईक्यू, जिसको आप बोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने आपके लिए तैयार किया है कि पिछले 5 साल में क्या-क्या आए हैं। एक बार देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास में अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को 2025 से क्वेश्चन दिखाऊँ तो 2025 के अंदर 2 क्वेश्चन्स हैं, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके पास में कहाँ से? मोल से, और एक क्वेश्चन है आपके पास में कहाँ से? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। अगर हम बात करूँ 2024 के अंदर इसमें 2 क्वेश्चन थे, 2023 के अंदर इसमें 2 क्वेश्चन थे, 2022 के अंदर इसमें 3 क्वेश्चन थे, 2021 के अंदर इसमें 1 क्वेश्चन और 2020 के अंदर इसमें 1 क्वेश्चन। ओवरऑल 5 साल के अंदर में कितने क्वेश्चंस आए सर? 12 क्वेश्चंस आए। सर ईज़ी, मीडियम, हार्ड ज़रा बताइए। हार्ड टोटल 6 क्वेश्चन थे। हार्ड का मतलब क्या होता है हमारे पास में? हार्ड का मतलब होता है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर में? कैलकुलेशन से। आपको ट्रैप कहाँ करेगा? कैलकुलेशन के अंदर ट्रैप करेगा। तो इसका सर इलाज क्या है? सॉल्यूशन क्या है इसका? आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मोल कॉन्सेप्ट को सबसे बेहतर करने का तरीका होता है कि आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और कैलकुलेशन करते कैसे हैं उसकी अप्रोच भी सिखाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आती आती है आप लोगों को? क्लियर? तो पहला थ्योरेटिकल सवाल अपन देखें। इस एनालिसिस को आप रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है मेरे बच्चों? पहला क्वेश्चन है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस बात को नहीं समझा पाई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी? सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सर इसको समझने से पहले हमें डाल्टन के पोस्टुलेट समझ लेने चाहिए कि डाल्टन ने क्या-क्या कहा। तो डाल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। सीधा मैंने एनसीईआरटी का स्नैपशॉट आपके सामने लिया है। तो देखिए जरा डाल्टन के पोस्टुलेट्स क्या कहते थे। डाल्टन का पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है सर कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। ठीक है, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। दूसरा पोस्टुलेट सर क्या कहता है? ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इन मास। कितनी सिंपल सी लाइन है ये। बात नंबर 3 क्या कहती है? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। और फोर्थ बात क्या है? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। These are neither created nor destroyed. Law of mass conservation, yes या no? अब ये जो क्वेश्चन है वो इस लाइन से है बेटा। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास में बनकर आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में? ये यहाँ से बनकर आया है। Dalton theory could explain the laws of chemical combination. However, it could not explain the law of gaseous volume. ठीक है ना? बात समझ में आती है हम लोगों को। उसके बाद भी उसने बोला इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स व्हिच वाज आंसर्ड लेटर बाय अदर साइंटिस्ट। इट वाज अ वेरी इनिशियल थ्योरी। तो हमारे पास में जरा मुझे बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे? तो आप लोग टिक कर देंगे मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी। एकदम ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। कितना इजी क्वेश्चन है ये, आप उसको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताइए सर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल होता है सर हमारे पास में, मोल होता है हमारे पास में गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पर आपको उसने गिवन वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट भी उसने दे रखा है। तो इस क्वेश्चन ने आपकी खुद ने हेल्प कर दी कि इस क्वेश्चन के अंदर दोनों बातें दे रखी हैं। फिर इस क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चों क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है हमारे पास में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना? इसके अंदर क्या दे रखा है? इक्वल नंबर ऑफ एटम। जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए हम लोगों को। बाहरली बात क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर निकालते हैं अपन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो जरा मुझे बताइए कितना मास दे रखा है सर? 212। कितना इसका मोलर मास कितना होता है? 106। तो सर के मोल कितने आ गए? 2 मोल। तो Na2CO3 के कितने मोल्स हैं? 2। पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन Na2CO3? 2 + 1 + 3 6। तो हमारे पास में यहाँ पर टोटल एटम कितने हैं? 6। तो 1 मोल में कितने हैं सर? 1 मोल में जरा काउंट करो सर। 2 3 3 6, 1 मोल में 6 तो 2 मोल में 12। तो 12 मोल में सर कितने एटम होंगे? हमें पता है 1 मोल में Na होते हैं, तो 12 मोल में कितने होंगे? 12 Na। यस या नो? हाँ या ना? क्या मैं क्लियर हूँ? यहाँ पर हमारे पास में कितने आ गए सर? 12 Na आ गए। हाँ या ना? वर्बली इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में? 248 ग्राम ऑफ Na2। ठीक है, और उसका वजन कितना है हमारे पास में? 62 ग्राम। डिवाइड करिए 248 बाई 62। 4। कितने एटम्स हैं हमारे पास यहाँ पे? 2 और 1 3। तो वापस से आ जाइए सर। क्या बोलते हैं सर आप? 1 मोल में इसका अगर 1 मोल होता Na2 होगा तो उसमें कितने एटम होते हैं हमारे पास में? 3 मोल एटम होते हैं। सर कितने मोल है सर? कितने मोल है? 248 बाई 62 कितने मोल है? 4। तो 4 में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल मोल्स ऑफ एटम कितने हुए Na2 के? 12। 1 मोल में कितने एटम होते हैं? तो इसमें कितने हो जाएंगे? 12। एकदम ही इजी क्वेश्चन था कि नहीं है? वर्बली सॉल्व किए जा सकते हैं एक क्वेश्चन। ये बताइए मुझे 240 ग्राम ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 40 कितना होगा मेरे बच्चों? देखो 240
बाय 40 कितना आया 6। अब देखो 6 मोल आया। अब यहाँ से देखो कितने एटम्स है हमारे पास में, 1 2 3, है ना। अब सर 3 एटम है तो मैं बोलूंगा 1 मोल NaOH होता तो उसमें कितने एटम होते, 3 मोल। तो यहाँ पर सर कितने मोल है 6, तो यहाँ पर एटम कितने हो जाएंगे 18 है। एकदम इजी, यस या नो। यहाँ पर मुझे बताइए सर 12 ग्राम H2 का वजन कितना सर 2, तो मोल कितने सर 12/2 6 मोल। एक H2 में कितने एटम्स होते हैं 2, तो यहाँ पर सर एक H2 में 2 एटम, यानी 1 मोल में 2 एटम, तो 12 मोल 6 मोल में कितने, अरे यहाँ पे मोल्स कितने हैं 12/2 6, तो यहाँ पर हमारे पास में कितने 12 है। अगला वाला मुझे बताओ जरा, 220 ग्राम ऑफ CO2। सर मुझे बताइए जरा 220 बाय 44 CO2 का वजन कितना आ गया, यहाँ से आ गया हमारे पास में 2, और ये 10 टाइम्स ये आ गया 5, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया CO2 का 5 मोल। 1 मोल CO2 में कितने एटम 3, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो हमारे पास 5 मोल में कितने होंगे 15। क्या बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन था क्या ये, कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप वर्बली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर अंडरस्टैंडिंग क्या है, दो बात इस क्वेश्चन के अंदर हमें ध्यान रखनी है। पहली बात कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, और दूसरी बात ये ध्यान रखना, पूछा क्या है क्वेश्चन ने, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी के अंदर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्टिक कराते हैं, मोल स्टिक कराते हैं, तो इस बात से आप लोग सावधानी बरते, इस गलती से आप लोग सावधानी बरते। तो कहाँ कहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में, A B और E। तो A B और E हमारे पास कहाँ है, A B एंड D ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में, तो हमारे पास D ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन। आगे चले, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.2 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.1 ग्राम ऑफ H2O। इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या है ना, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। हमारे पास में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में O2 की वजह से हमने जलाया, तो यहाँ पर हमारे पास में जो सारा कार्बन है और ज़्यादा सारा हाइड्रोजन है, वो इसने लाइन बोली है कि हमारे पास में गेव 0.2 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.1 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, ये CO2 है और ये हमारे पास में H2O है। मैं आपको डायरेक्ट परसेंटेज लिखना सिखा दूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बोला सर ये कार्बन पूरा पूरा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है कहाँ गया, इस CO2 के अंदर। ये पूरा पूरा हाइड्रोजन कहाँ गया, इस H2O के अंदर। तो क्या आप यहाँ से कार्बन का वजन निकाल सकते हैं, क्या आप यहाँ से हाइड्रोजन का वजन निकाल सकते हैं? अगर आपने निकाल लिया तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। बात समझ में आती है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सारा सारा कार्बन कहाँ गया, CO2 के अंदर, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सारा सारा हाइड्रोजन कहाँ गया, इस H2O के अंदर। बात क्लियर है यहाँ पर? अगर मैं यहाँ से सर CO2 के मोल्स लिख दूं तो तुम्हें कोई तकलीफ थोड़ी है। CO2 के मोल्स कितने होंगे सर, व्हाट इज द गिवन वेट ऑफ CO2 0.2, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 44, यस या नो। तो सर 1 मोल CO2 में कार्बन कितना है सर 1, तो क्या ये सर कार्बन के भी मोल बनेंगे क्या? यस सर, बिल्कुल कार्बन के भी मोल बनेंगे सर, ये सेम मोल होंगे सर। सर कार्बन के मोल पता है तो सर कार्बन का वजन पता है क्या सर? यस, कार्बन का वजन पता है सर। वेट ऑफ कार्बन यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, 0.2 बाय 44 इंटू 12। क्या मैं क्लियर हूँ? वेट ऑफ कार्बन आ गया। तो सर ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है आखिर जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में था? तो परसेंटेज कार्बन मेरे बच्चों क्या बनेगा सर, कार्बन का वजन कितना है सर, कार्बन का वजन 0.2 बाय 44 सर इंटू 12। सर टोटल वजन दिया हुआ है क्या? यस सर, टोटल वजन भी दिया हुआ है सर 0.3 इंटू 100। क्लियर? परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज हाइड्रोजन पे आ जाइए, बहुत ही सिंपल है। यहीं से आप कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज हाइड्रोजन मेरे साथ में। सर पानी का को वजन दिया हुआ है क्या सर? यस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 ग्राम ऑफ H2। तो सर क्या यहाँ से आप मेरे लिए N ऑफ H2 निकाल सकते हैं क्या सर? N ऑफ H2 निकाल सकते हैं सर, कितना आएगा 0.1 बाय 18। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर आपके पास 1 मोल पानी होता तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होते, 2। तो यहाँ पर पानी के मोल्स कितने हैं 0.1 बाई 18, तो यहाँ से हाइड्रोजन के मोल्स मुझे बताओ कितने होंगे 0.1 बाई 18 इंटू 2। अब हाइड्रोजन का वजन कितना होता है जरा मुझे बताना। सर हाइड्रोजन एटम का वजन होता है 1, तो यहाँ से हमारे पास कितना रहेगा 0.1 बाई 18 इंटू 2 इंटू 1। अब ये सर ये कौन सा हाइड्रोजन है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन था हमारे पास वो कंप्लीट कंबशन के बाद किस में कन्वर्ट हो चुका है मेरे बच्चों, H2O के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो क्या है, आप यहाँ से मुझे परसेंटेज हाइड्रोजन लिख सकते हैं? यस सर, हाइड्रोजन का वजन पता है कितना है सर, 0.1 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 18। टोटल वजन कितना है सर हमारे पास में 0.0 हमारा टोटल वजन कितना है 0.3। यस ये रहा इंटू 100। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे लिए? मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं यहाँ से, तो मेरे पास में क्या हमारे पास रिजल्ट निकल कर आता है, देखिए जरा। यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, तो मेरे पास में क्या है मेरे बच्चों 0.2
इंटू 12 और इंटू 100 हमारे पास में डिवाइडेड बाय क्या है 44, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास में 0.3 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास में 18% के आसपास हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 18% देखो एक ही ऑप्शन से सॉल्व हो गया। कितना आ गया मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास कार्बन का परसेंटेज 18% आ जाएगा। तो कई बार तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही देखो एक ही ऑप्शन के अंदर हमारे पास 18% दिया हुआ है कार्बन का, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। तो परसेंटेज हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारे पास में 3.70। क्लियर। तो नीट का एग्जाम एक्यूरेसी का एग्जाम है, स्पीड का एग्जाम, ठीक है ना। अब मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने बस कार्बन का एस्टिमेट ले लिया, कार्बन को सॉल्व कर दिया, तो मुझे हाइड्रोजन को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। बहुत ही इजी सवाल है। अब ये वाला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने Na2CO3 वाला देखा था, जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स और मोल्स निकाले थे, यस या नो। अब इसने पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा इसने? इसने पूछा हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? तो जरा मुझे बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है सबसे पहले, इसमें मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूल्स है सबसे पहले। अगर मैं NH2 की बात करूं तो सर कितना आएगा? इट इज 1/2, यस या नो। तो सर नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास में? नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास में आ जाएंगे Na/2। अब आपको फाइंड करना है कि किसमें Na/2 मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखा है नीट के एग्जाम्स में, पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस उठा के देखें, मल्टीपल टाइम्स इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट से निकल कर आएंगे। तो पहला अगर इसमें देखूं मैं, तो क्या मैं इसमें निकाल सकता हूं? मैं यहाँ निकाल देता हूँ ए के लिए। ए के निकालो, A/2 होना चाहिए। देखो कितने मोल्स दिया हुआ है सर, N(N2) निकालिए। N(N2) कितना होगा 14, N2 का वजन 28, कितने मोल्स आ गए सर? हाफ मोल्स आ गए। हाफ के एट नंबर ऑफ N2 एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स चाहिए ना हमें। नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों? नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास हो जाएंगे वो जाएंगे Na/2। अरे ये तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। यस यार, इसमें भी Na/2, इसमें भी Na/2। एक और ऑप्शन को आप लोग कहे तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ, मैं इस ऑप्शन को वेरीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बी ऑप्शन को भी हमारे पास में। तो मैं बोलूँ सर यहाँ पे NO निकालो आप, कितना आएगा सर 16। कार्बन का वजन कितना होता है सर 12, ऑक्सीजन का वजन कितना होता है सर 16। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना आ गया 28। ये आ गया मोल्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ CO एटम्स कितना रहेंगे, नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स कितना रहेंगे, नंबर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स कितना रहेंगे? यह रहेगा हमारे पास में 16/28 इंटू Na। नहीं आ रहा है Na/2, यस या नो। इस तरह से आप बाकी ऑप्शंस को भी सॉल्व करके देखें, ठीक है ना। कई बार मैं इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं इन चारों के अंदर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, किसमें सबसे ज्यादा एटम है, किसमें सबसे कम एटम, ठीक है। तो नीट के PYQs कर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्वेश्चन किस लेवल का बना, क्या इससे इस तरह का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता था, यस या नो। तो इस तरह के सवालों को आप सॉल्व जरूर करें, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाता ना, तो मैं इस क्वेश्चन में इन चारों को देता, बोलता है सीरीज में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज में अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज में अरेंज करो। एम आई क्लियर ऑन दैट? चल आगे बात करते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बहुत बेसिक कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कंसंट्रेशन टर्म का सवाल है मेरे बच्चों, बताओ जरा क्या बोला इसने। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। कितना सिंपल सा सवाल है, बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बताइए जरा मोलैरिटी का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में N सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में रखा है, ml में रखा है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना इजी तो क्वेश्चन है। हम लोग मान लेते हैं लेट वेट ऑफ ग्लूकोज, लेट वेट ऑफ ग्लूकोज x ले लिया हम लोगों ने, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना ले लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर मोलैरिटी कितनी 1/20। व्हाट इज n सोल्यूट हियर, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट हमने अज्यूम कर लिया x/180। क्लियर। अब यहाँ से देखो हमारे पास में क्या आपको गिवन है मेरे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन 250 ml में रखा, तो ऊपर क्या करेंगे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये गया 4 बार हमारे पास, यस या नो। और यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा जरा मुझे बताना। x आ जाएगा हमारे पास में 180 और यहाँ से नीचे आ जाएगा 580। कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करिए इसको, ये आ जाएगा हमारे पास में 9 और ये आ जाएगा 4। 9/4 हमारे पास में 2, तो 2 से देखो कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, देखो 9/4 से एस्टिमेट लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास में 2.25। एकदम इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था,
आगे चर्चा करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एकदम ईज़ी क्वेश्चन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का सवाल है। आप लोग ट्राई करें इसको। क्या-क्या दे रखा है ज़रा मुझे बताइए? परसेंटेज ए दे रखा है, परसेंटेज बी दे रखा है, परसेंटेज सी दे रखा है। परसेंटेज ए कितना है मेरे बच्चों? 32% है ए का, ठीक है? 20 का कितना है? 20% है, तो बाकी 48% कौन-सा हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारे पास में, यस या नो? क्या ए, बी, सी के मोलर मासेस गिवन है हम लोगों को? यस सर गिवन है। ए का मोलर मास कितना है? 64, बी का कितना है सर? 40, सी का कितना है हमारे पास में सर? 30। ज़रा इसको कट करें, कितना आएगा मेरे बच्चों? ये 1/2, 1/2 ये कितना आएगा? अगर मैं इसको 16 से कट करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास में ये आ जाएगा, देखिए ज़रा हमारे पास में कितना रहेगा? ये 3/2 आ जाएगा, यस या नो? ये 3/2 आ गया, देखो रेशियो ले लो सिंपल, 2 से 2 हमारे पास में कट गया, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ABC3। कौन सा ऑप्शन टिक कर जाएंगे अपन? बी ऑप्शन टिक कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर में कोई बहुत टफ सवाल नहीं था ये, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं थी। इसमें हमारे पास में बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि आप परसेंटेज से कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मैं क्लियर हूँ? ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर अपने एग्जाम्स के अंदर में सॉल्व किया होगा, ज़रूर देखा होगा। इस तरह का सवाल देखो कब का क्वेश्चन है, नीट 2024 का, ठीक है? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो मैं कह रहा हूँ, जिस बात पे मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी, वेरी एसेंशियल फॉर नीट एग्जाम। चलिए, आगे बात करें अपन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, इसके अंदर वापस से वही क्वेश्चन आ गया ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह का तीसरा क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। तो जरा देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? 4 मोल ऑफ हीलियम, इसमें 4 यू ऑफ हीलियम, इसमें 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी, और इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? 4 ग्राम हीलियम। तो सर सब में आप मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो सर 4, इसमें तो डायरेक्ट मोल्स दिए हुए हैं, तो मुझे बताइए ए में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? बताओ जरा। 4 Na, सर 1 मोल में Na होते तो दूसरे में कितने होंगे? 4 Na। अब बी वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 4u हीलियम? तो बहुत सिंपल सी बात मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे पास 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? जरा मुझे बताना, Na पार्टिकल्स, यस या नो? 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? Na पार्टिकल्स होते हैं ना? कितने पार्टिकल्स होते हैं मेरे पास में? यहाँ साइड में समझाता हूँ मैं तुम्हें। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na पार्टिकल्स होते हैं। तो यानी मैं बोलूँ, अगर 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, 1 मोल यानी गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट को मैं अगर n को 1 रख देता हूँ तो गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर है। तो मैं यहाँ से बोलूँगा भैया हीलियम के 1 मोल का वज़न 4 ग्राम है, और यानी 4 ग्राम हीलियम का वज़न किसके बराबर है? Na पार्टिकल का। तो 1 हीलियम का वज़न कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली, 4 ग्राम हीलियम का वज़न जो टोटल सम आता है Na पार्टिकल्स के बराबर आता है। तो 1 पार्टिकल का वज़न कितना आएगा? वेट ऑफ 1 पार्टिकल कितना हो जाएगा? वेट ऑफ 1 हीलियम पार्टिकल्स, वेट ऑफ 1 हीलियम पार्टिकल कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 ग्राम बाय Na, और यही हमारे पास में होता है 4 AMU, यानी ये नथिंग, दिस इज नथिंग बट ओनली 1 हीलियम एटम, 1 हीलियम, ये तो सबसे कम है ये, ठीक है? उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? 1 एटम इसका मतलब है, क्लियर? यहाँ पे बात नंबर सी आप लोग बता सकते हैं मेरे, 4 ग्राम हीलियम पेट दे रखा है। हीलियम का वजन हमें पता है कितना होता है? 4, तो 4/4 मतलब कितना? 1 मोल। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? Na पार्टिकल्स। बात नंबर डी बताइए जरा। 2.27 लीटर हीलियम एट एसटीपी, आप लोग पढ़ते हैं पीवी बराबर क्या होता है मेरे बच्चों? एनआरटी। एसटीपी कंडीशन दे रखी है हमें, तो एसटीपी पर हमें पता होना चाहिए कितना होता है? 2.22.7 होता है ना नया हमारे पास में मल बार, और हमारे पास में 273.15 केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास एन ऑफ हीलियम कितना आ जाएगा? 2.27 ले लेता हूँ यहाँ से, और डिवाइडेड बाय व्हाट? 22.7, कटिया ये कितना आया? 0.1 मोल। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पार्टिकल्स आ गए भैया? इतने मोल्स हैं, तो पार्टिकल्स कितने आएंगे? 0.1 n। तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर? इसके अंदर, क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। किस तरह से हमारे पास में रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को अगर आपने लिख लिया तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है। दिस इज नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन। देखो जरा, NaOH हमारे पास में रिएक्ट करता है किससे मेरे बच्चों? रिएक्ट करता है हमारे पास में 1 ग्राम, तो इसके मोल्स कितने हैं? 1/40, क्लियर? फिर किससे रिएक्ट करता है? ये HCl से रिएक्ट करता है, इसके मोल्स कितने हैं हमारे पास में? इसके मोल्स अगर मैं बनाता हूँ तो देखो जरा, यहाँ से HCl के मोल्स मैं साइड में बनाता हूँ आप लोगों के लिए। HCl की मोलारिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है सर? 0.75। यहाँ पे N ऑफ HCl आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HCl आएगा विच इज गिवन 25, एंड यहाँ पे नीचे ऊपर क्या रहेगा? ml में रखा है आप लोगों ने, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो यहाँ से N ऑफ HCl कितना रहेगा मेरे बच्चों? इट इज 25 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 1000। अगर मैं इसको कट करूँ, देखो ये 4 बार गया 40, तो यहाँ से N ऑफ HCl कितना आ गया?
ये आ गया मेरे पास में 0.75/40। कितना इजी कैलकुलेशन। अब देखो मैंने ये 40 के टर्म्स में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे 40 के टर्म्स में मेरे पास में, तो यहाँ देखो 0.75/40, यहाँ से क्या बनाएगा ये NaCl बनाएगा, और क्या बनाएगा यहाँ से ये बनाएगा H2O। अब इसमें सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन छोटा नंबर है, 40 बेस सेम है तो ऑब्वियसली हमारे पास में क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग समझो कि मान लो आप एक पेन की फैक्ट्री खोलते हो, ठीक है, आपने 10 कैप्स लिए, 10 रिफिल्स ली, 10 बॉडीज ली, पर जो मेन हमारे पास में इंग्रेडिएंट था पेन को जो पीछे से क्लोज करते हैं, वो आपने सिर्फ एक ही लिया। तो हाउ मेनी पेन्स यू कैन मैन्युफैक्चर, ओनली वन। एक ही पेन बना पाओगे सर, यस या नो। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, अगर ये कम है तो रिएक्शन गवर्न किसके अकॉर्डिंग, रिएक्शन का प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग गवर्न होगा, इसके अकॉर्डिंग गवर्न होगा हमारे पास में। तो ये तो सर हमारे पास में 0 हो जाएगा। आफ्टर रिएक्शन ये बनेगा हमारे पास में कितना, 0.75/40। और सर ये बचेगा कितना, ये बचेगा हमारे पास में 1/40। अगर इसका 1 मोल होता, देखो स्टैइकियोमेट्री लिखो, ये 1 और 1 है, अगर इसका 1 होता तो इसका 1 लगता। इसका 1/40 है तो इसका 1/40 हमारे पास में है, और इसका हमारे पास 0.7/40 है। ये कम है तो इतना लग जाएगा, तो 1 माइनस 0.75/40, दिस इज द रिमेनिंग NaOH। ये कौन सा NaOH है, N ऑफ NaOH है, जो कि क्या है, रिमेनिंग है, जो कि क्या है मेरे बच्चों, रिमेनिंग है। ये N ऑफ NaOH है जो कि हमारे पास में क्या है, रिमेनिंग है। तो जरा यहाँ से कितना आ गया देखो जरा, 0.25/40, यस या नो। ये हमारे पास में क्या आ गए, ये हमारे पास में मोल्स आ गए NaOH के। तो अगर हमारे पास में मोल्स आ गए तो क्या हमारे पास में मास आ जाएगा, यस या नो। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से N ऑफ NaOH, ये मोल्स आ गए हमारे पास में, मोल आ गया, ठीक है, रिमेनिंग NaOH का, N ऑफ NaOH रिमेनिंग, यस या नो। तो अब हमें क्या पूछा है, यहाँ से हमारे पास क्या निकालना है हम लोगों को, हमें निकालना है कि कितना NaOH बचा जो कि क्या है, अनरिएक्टेड, जो कि क्या है हमारे पास में, अनरिएक्टेड है। अब अनरिएक्टेड NaOH कैसे देखते हैं मेरे बच्चों, ये हमारे पास में अनरिएक्टेड NaOH है। इसका मास कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका मास निकालेंगे सर, इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वेट ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, NaOH का वेट कितना होता है सर 40, तो 0.25/40 इंटू 40, ये किस में आया, ग्राम में, तो मिलीग्राम में कितना आ जाएगा। क्या कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन था क्या ये, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे इसके अंदर, ये ऑप्शन टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेथड वन क्या है मेरे बच्चों, इसका मेथड वन क्या है, आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मोलारिटी और मोलारिटी के रिलेशन का, जो कि आप क्लास में पढ़ते ही हैं। क्या होता है फॉर्मूला मेरे बच्चों, मोलारिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 इंटू मोलारिटी बराबर 1000 इंटू डेंसिटी। व्हाट इज दिस डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, इधर मोलारिटी, इधर आप लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट किसका, सोल्यूट का। ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मेथड टू क्या है, तरीका दो क्या है, तरीके दो को अपन को समझना पड़ेगा। मेथड टू इज व्हाट, मेथड टू थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल तरीका है, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से निकल कर आता है। मुझे बताओ, क्या आपको मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी का मतलब क्या होता है, 1 मोलर का मतलब मुझे क्या होता है, मुझे बताओ। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, यस या नो, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन। दूसरी बात, तुम्हें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, यस या नो। मेथड टू के अंदर मैं बात करूं तो तुम्हें 1 मोलर का मतलब, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर के अंदर में है। क्या सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो सर सोल्यूशन का हमें क्या पता है, डेंसिटी पता है। सर सोल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है, क्या कितना है ये, 1000 ml, दिस इज व्हाट, वी सोल्यूशन, ये क्या है, वी सोल्यूशन, क्लियर। सर डेंसिटी पता है, सर वॉल्यूम पता है, तो क्या वेट निकल जाएगा। तो जरा मुझे बताना वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा मुझे बताओ जरा। सर 1000 इंटू 1.25 जितना हो जाएगा, 1250, यस या नो। अब वेट ऑफ सोल्यूशन बताया तो सर उसमें मोलारिटी कितनी थी, 1 मोल, तो सोल्यूट के मोल्स कितने, एक, तो सोल्यूट का वजन कितना, 85। तो यहाँ पर जरा मुझे बताओ क्या आपको वेट ऑफ सोल्यूट पता है, कितना है सर, 85 ग्राम, 1 मोल का वजन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, बताइए जरा मुझे। वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा हमारे पास में 1250 माइनस 85, कितना आ जाएगा ये, 1165, क्लियर, 1165 ग्राम, यस या नो। क्या मैं क्लियर हूँ यहाँ तक। तो जरा मुझे बताओ कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सर मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 1 मोल है। व्हाट इज दी वेट ऑफ सॉल्वेंट, सर ग्राम में रखा 1165, अगर ग्राम में रखा तो ऊपर क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, काटोगे इसको, हमारे पास में जो आंसर निकल कर आएगा वो लगभग लगभग 0.8 के आसपास आएगा। देखो ये तो आ ही नहीं सकती, ये वैल्यू 1 से कम आएगी, आंसर निकल कर आता है हमारे पास में 0.858। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा।
चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सवाल है, वर्बली अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला है, 20 ग्राम 20%। तो हमारे पास में ध्यान रखना, हमेशा प्योर कंपोनेंट रिएक्ट करता है। हमेशा कौन रिएक्ट करता है? प्योर कंपोनेंट रिएक्ट करता है। तो बताइए जरा, प्योर CaCO3 कितना है? हमेशा प्योर कंपोनेंट रिएक्ट करता है। तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ना गोल्ड ढूंढा और अपन डिस्कवरी कर कर आए, 1 किलो गोल्ड का ओर मुझे मिला। मैंने उसको प्योरीफाई किया, बहुत सारी चीज़ों से एक्सट्रैक्शन वगैरह कर कर मैंने जो है 300 ग्राम गोल्ड लिया मैंने। कितने ग्राम गोल्ड निकाला उसमें से? 300 ग्राम। तो उसकी प्योरिटी कितनी थी होगी मुझे बताओ। सर ओरिजिनल गोल्ड कितना मिला? 300 ग्राम। टोटल गोल्ड का वजन कितना? 1000 ग्राम इंटू 100। तो गोल्ड की प्योरिटी कितनी थी आपके पास में? 30% प्योरिटी थी उसकी। क्या मैं बात समझ में आती है? क्या मैं एकदम क्लियर हूँ? तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि कौन रिएक्ट करता है, हमेशा प्योर सैंपल रिएक्ट करता है। तो प्योर CaCO3 कितना है? 20 इंटू 20/100। प्योर CaCO3 4 ग्राम है और प्योर CaCO3 हमारे पास में रिएक्ट करेगा। तो जरा देखो यहाँ पे CaCO3 टूटता है, कैसे टूटता है? CaCO3 टूटता है CaO प्लस CO2 के अंदर, यस या नो? अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका 1 और 1 बनेगा। तो यहाँ पर इसके मोल्स कितने हैं सर? 4/100। तो यहाँ पर इसके मोल्स कितने बनेंगे सर? ये भी बनेगा 4/100 और ये भी कितना बनेगा? 4/100। सर CO2 के मोल्स पता चल गए। CO2 के मोल्स पता चल गए तो CO2 का मास पता चल गया। व्हाट इज द वेट ऑफ CO2 बताइए जरा। सर वेट ऑफ CO2 इज व्हाट? CO2 के मोल्स विच इज 4/100 एंड CO2 का मास विच इज 44। तो देखो जरा कितना रहेगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में 176 डिवाइडेड बाय 100। कितना रहेगा ये? 1.76 का। कितना रहेगा हमारे पास में? 1.76 का। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही थ्योरेटिकल सवाल है और कहाँ से? सेम फ्रॉम द एनसीईआरटी। लाइन समझ में आनी चाहिए आप लोगों को एनसीईआरटी की। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना, देखो कुछ नहीं पूछा इसने, द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन, द मास ऑफ द सोल्यूशन आपको पूछा है 2.5 ml। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास में, जरा मुझे बताना। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मेरे बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट इज इक्वल्स टू व्हाट? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमारे पास में वेट कितना रहेगा? देखो देखो जरा, डेंसिटी कितनी है? 2.15 और यहाँ पर हमारे पास में वॉल्यूम कितना है? 2.5। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ उसको, एग्जैक्ट डेटा दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसने इसके पीछे रैशनल क्या है कि आप आंसर कैसे करें। तो जरा मेरे पास बताइए, मल्टीपल क्या था? 2.15 इंटू 2.5, मल्टीपल था आपके पास में सर 5.375। अरे सर ये तो सब कुछ 5.375 लिखा हुआ है, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन की बात है। तो कैसे इसका आंसर करें अपन लोग? इसका आंसर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आपके पास में आंसर कैसे लिखा हुआ है। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपको पूछा हुआ है आप लोगों को, इनकरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके लिए मैंने एनसीईआरटी का रेफरेंस शॉट लिया हुआ है कि अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखिए दो नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बना? 3.125 बना। अब देखिए जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन करता है कितना? 2.5। तो आपको आंसर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो यहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? दो। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, वो हो जाएगा 5.2। सिग्निफिकेंट फिगर में इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग, बस इजी, एकदम इजी। तो हमारे पास में क्या आंसर हो जाएगा? 5.4। कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे अपन? सी ऑप्शन टिक कर देंगे। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, पर थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने हमेशा बताया आपको कि प्योर कंपाउंड रिएक्ट करता है। अब वो बोलता है हमारे पास में कि सर 95% प्योर CaCO3 है, 95% प्योर CA3 जो कि रिएक्ट करता है किसके साथ में? CaCO3 रिएक्ट करता है हमारे पास में किसके साथ? उस रिएक्शन पूरी पूरी बना के दे रखी है आप लोगों को। HCl के साथ में क्या बनाता है हमारे पास? बनाता है CaCl2, बनाता है यहाँ से CO2 गैस और बनाता है हमारे पास यहाँ से क्या? 2H2O। तो अगर मैं बेसिक ऑब्जर्वेशन देखूं तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल CaCO3 के लिए कितना चाहिए? 2 मोल HCl चाहिए, यस या नो? तो अगर मैं यहाँ से मिली मोल्स निकालता हूँ HCl के, तो कितने हैं बच्चों? जरा देखो, 50 इंटू 0.5 कितने मिली मोल्स है मेरे बच्चों? 25 मिली मोल्स है। कितने मिली मोल्स हैं? 25 मिली मोल। तो इसका हाफ चाहिए हम लोगों को, तो कितने चाहिए? इसके कितने मिली मोल चाहिए? 12.5 मिली मोल चाहिए। 12.5 मिलीमोल चाहिए, ये मानते हुए कि 100% एफिशिएंसी है। अभी ध्यान रखना, मैंने ये माना है कि कितने एफिशिएंसी है? 100%। तो बताओ जरा 12.5 मिलीमोल का मेरे लिए आप CaCO3 का वजन निकाल सकते हो? तो बताओ कितना वेट आएगा CaCO3 का? अगर प्योरिटी 100% होती तो कितना चाहिए होता? सर मोल्स पता है कितने? 12.5 मिलीमोल है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 100, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में? 1.25 ग्राम। तो ओरिजिनल CaCO3 कितना चाहिए था? कितना चाहिए था? 1.25 ग्राम चाहिए था, ये मानते हुए कि ये 100% प्योर है। पर सर ये 100% प्योर तो नहीं दिया हुआ। कितना दिया हुआ है सर हमारे पास में? हमारे पास में प्योरिटी का फॉर्मूला जो होता है, परसेंटेज प्योरिटी जो होती है, वो होती है हमारे पास में
मास ऑफ प्योर सैंपल, मास ऑफ प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल इंटू 100। प्योरिटी कितनी है 95। मास ऑफ प्योर सैंपल कितना है आप लोगों का 1.25। मास ऑफ इम्प्योर सैंपल को मान लेते हैं अपन x इंटू 100। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा हमारे पास में 125 बाई 95। सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग 1.32 ग्राम के आसपास आपके पास निकल कर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप लोग? डी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन था। डिटेल हमने क्वेश्चन का करा, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। क्या पूछा है? 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर सोल्यूशन है जिसमें क्या है 0.5 मोल सोल्यूट है, जिसमें क्या है 0.5 मोल सोल्यूट है। तो फर्स्ट सिंपल मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो, मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपने वेट ऑफ सॉल्वेंट इसमें रखा है, ग्राम में रखा है, तो आप ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? तो यहाँ देखिए मोलालिटी कितनी है 1, एन सोल्यूट कितना है 0.5, वेट ऑफ सॉल्वेंट आई हैव टू फाइंड, अज्यूम इट इज एक्स, और ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो एक्स कितना आ गया? कितना इजी क्वेश्चन था ये, 500 ग्राम, 500 ग्राम सॉल्वेंट है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, एकदम इजी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इजी क्यों है? क्योंकि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी तैयार कर आए हैं इस चैप्टर की। आप पीवाईक्यूज अटेंड करने से पहले पूरी थ्योरी को एक बार अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। फॉर्मूलाज जो बार बार यूज हो रहे हैं, जो बार बार आपके पास में क्वेश्चंस रिपीटेटिव दिखे, जैसे मैंने आपको बताया ना मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला क्वेश्चन रिपीटेटिव था, तो उस तरह के क्वेश्चन क्या आपके टिप्स पर होने चाहिए। टिप्स पर इन द सेंस फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए, वर्बल कैलकुलेशन होनी चाहिए। क्या करना पड़ेगा सर इसको हासिल करने के लिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या मैं क्लियर हूँ? चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही इजी। इस तरह का क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। बताइए जरा कैसे निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, कितने परसेंट कार्बन है 78। ठीक है, तो परसेंटेज हाइड्रोजन कितना होगा 22। डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट से 12, डिवाइड कर दीजिए 1, कितना आएगा 6, 5, यहाँ से कितना आएगा 22। डिवाइड कर दीजिए फिर सिंपलेस्ट रेशियो के लेने के लिए 6.5, और ये आएगा 6.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1, और ये लगभग लगभग 3.3 के आसपास आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर कितना 3, तो 1 और 3। तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा? सिमिलर सा क्वेश्चन था, इससे पहले एक सवाल देख चुके हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा? डी हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम तरह का सवाल है। इस सवाल में मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इस सवाल में मैं तुम्हें वर्बली सिखाऊंगा। देखो कैसे सीखते हैं अपन। हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? एटम। तो जरा मुझे बताओ एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन होता है हमारे पास में गिवन वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ अब मुझे यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स में जाना है, तो मैं क्या करता हूँ नंबर ऑफ एटम्स के लिए मल्टीप्लाई करता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं करता हूँ एन इंटू एन ए, ये तो करता हूँ मैं, एन इंटू मोल्स इंटू एन ए। हाँ या ना, मोल्स इंटू एन ए। तो अब देखो मैं मोल्स निकालने के लिए सबका वजन सेम दे रखा है, तो कौन सा फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट का सबसे बड़ा है? क्या पूछा है इसमें? मैक्सिमम नंबर पूछा है। अब तो आप दोनों क्वेश्चन का आंसर करिए, मैक्सिमम बताइए मिनिमम बताइए। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? ये वाला, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास में, सब में गिवन वेट सेम है, सब में एन सेम है। तो अगर मैं तुम्हें बात करूँ कि जिसमें नीचे वाला नंबर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, उसमें एन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, यस या नो? तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट मुझे बताओ किसका है? इन सब में से ऑब्जर्व करो, सबसे कम किसका है? लिथियम का, यस या नो? तो लिथियम का हमारे पास सबसे नीचे जो नंबर आएगा सबसे छोटा आएगा, तो उसका एन क्या आएगा? सबसे बड़ा, यस या नो? तो उसका एन सबसे बड़ा आएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे? एटम्स होंगे। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सी। ठीक है, बात क्लियर है, यस या नो? इसमें मैक्सिमम होंगे, चलो तो मुझे मिनिमम का भी आंसर कर दो। सर ये वाला हमारे पास में नंबर जो है एटॉमिक वेट का सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर रखोगे तो एन सबसे छोटा आएगा, यस या नो? तो इसमें तो होंगे हमारे पास में मैक्सिमम, और इसमें होंगे हमारे पास में। क्लियर, कब का क्वेश्चन था? नीट 2020 का। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखें जरा। बहुत ही सिंपल सी बात है, वर्बल क्वेश्चन है। अब कई लोगों को ये प्रोसेस ही नहीं पता होगा, हैबर प्रोसेस क्या होता है। अब अगर आपको हैबर प्रोसेस का नहीं आइडिया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हैबर प्रोसेस हमने यूज किया था क्लासेस के अंदर में, हमने यूज किया होगा। क्या होता है मेरे बच्चों हैबर प्रोसेस? N2+3H2 बनाता है 2NH3। अगर मैं वर्बली इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो आई हैव नीडेड 3 मोल हाइड्रोजन टू प्रिपेयर 2 मोल अमोनिया। 3 मोल
H2 is needed to prepare 2 मोल अमोनिया, यस या नो? तो सर इसका उल्टा भी तो बात बोली जा सकती है कि 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 मोल NH3 बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 मोल NH3 बनाने के लिए 3 मोल H2 चाहिए। तो 1 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए? दिस इज द थिंग, न्यूट्री मेथड, 3/2 मोल H2। तो सर कितने मोल आपने अमोनिया बनाया सर? 20 मोल बनाया। तो 20 मोल NH3 के लिए कितना चाहिए? 3/2 इंटू 20 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 10 कितना आएगा? 30 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 30 मोल आ जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्या पूछा है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमें पूछा है, तो 3 मोल हमें हाइड्रोजन चाहिए 2 मोल बनाने के लिए। तो इसका मतलब 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो सर 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए? 3/2। तो सर कितना बनाया आपने? 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्या बनाया सर आपने? 20 मोल ऑफ अमोनिया बनाया। तो कितनी हाइड्रोजन चाहिए? 30 मोल्स ऑफ H2 आप लोगों को चाहिए। क्या मैं क्लियर हूँ? चलिए कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सी ऑप्शन टिक करेंगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, दोबारा आ गया। किसमें हमारे पास में मैक्सिमम मॉलिक्यूल होते हैं? किसमें हमारे पास में क्या होता है? मैक्सिमम मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ट्राई करने को दूंगा, ठीक है? ये तीसरा इस तरह का चौथे टाइप का क्वेश्चन है। सेम टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं, आप लोग ट्राई करें इसके अंदर में, ठीक है? वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें और देखिए कि क्या आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारे पास में मैं आंसर बता दूं आप लोगों को। चलो अब तक तो तुम लोगों ने निकाल लिया होगा, निकाल लिया? कौन सा आंसर आया बताइए जरा। हमारे पास में आंसर आया है, क्लियर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर क्यों सॉल्व करना है? अरे चौथा क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स का पूछे जाने का, क्लियर? चले बात आगे करें, बात है अगला क्वेश्चन देखें। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन ही बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन कहां से आता है सर? इडियोमेट्री से आता है। इडियोमेट्री शब्द आप लोगों ने मुझे लगता है सुना होगा, ठीक है? अगर मैं बात करता हूं हमारे पास में तो 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। तो जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास में फॉर्मिक एसिड है HCOH और ऑक्सैलिक एसिड है COH। फॉर्मिक एसिड को अगर आप डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो यहां पर हमारे पास में बनती है CO। हमारे पास में कौन सी गैस बनती है? CO। इसको भी अगर आप डालते हैं कंसंट्रेट H2SO4 को, तो यहां पे हमारे पास में दो गैस बनती हैं CO प्लस CO2। तो अगर मैं देखूं यहां से HCOH के मोल कितने गिवन है हमारे पास में? 2.3, मॉलिक्यूलर वेट होता है 46, कितने मोल्स है सर? 0.05 मोल्स। सर यहाँ पे CO कितनी बनेगी सर? 0.05 बनेगी, यस या नो? यहाँ भी हमारे पास में 4.5 ग्राम। सर COH का वजन कितना होता है सर? 90, कितनी बनेगी सर? ये भी 0.05 बनेगा और ये भी 0.05 बनेगा, यस या नो? इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है हमारे पास में। तो सर अब भी आप ये याद रखेंगे, द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH पैलेट्स। इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH पैलेट। तो KOH क्या करता है? इस पूरी CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे पास। तो कौन सी गैस बचेगी? CO गैस बचेगी। कौन सी गैस बचेगी? CO। और कितनी बचेगी? 0.05 प्लस 0.05, यस या नो? कौन सी गैस बचेगी हमारे पास में? 0.05। अब उसने क्या पूछा है? वेट आपको फाइंड करना है, तो वेट कितना हो जाएगा हमारे पास में CO का? NCO हमारे पास में कितना रहेगा? 0.01 या फिर ऐसा कुछ हमारे पास में 0.1 आ जाएगा ये वेट, यस या नो? कितना रहेगा वेट हमारे पास में? मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.1। तो वेट कितना आ जाएगा यहाँ से? वेट ऑफ CO कितना आएगा सर? CO का वजन कितना होता है हमारे पास में? CO होता है कार्बन 12 और 16, कितना रहेगा? 2.8 आ जाएगा हमारे पास, 2.8 ग्राम। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सी ऑप्शन टिक करेंगे। आगे चले, बहुत ही अच्छा सवाल है और बार बार इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्यों? क्योंकि सर वॉल्यूम जो है हीट करने पर एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो टर्म जिसके अंदर वॉल्यूम आ रहा हो वो चेंज कर सकती हैं। तो क्या मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम आता है? क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, जरा मुझे बताना। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है n सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। दूसरा मोल फ्रैक्शन। सर हमारे पास में आपको देखना पड़ेगा क्या मोल फ्रैक्शन हमारे पास में। सर मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर? मान लो A B दो कंपोनेंट है, तो हमारे पास में n ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, n ऑफ A और n ऑफ B क्या आ जाएगा हमारे पास में? x से आ जाएगा, यस या नो? इसमें तो कुछ नहीं आ रहा हमारे पास, कोई वॉल्यूम का कंपोनेंट नहीं है। वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट, कोई वॉल्यूम का कंपोनेंट नहीं है। मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? n सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, किसमें?
किलोग्राम में। तो एक ही ऐसा टर्म है जिसमें हमारे पास में वॉल्यूम आ रहा है, तो वही टर्म हमारे पास में क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक और टर्म बता दो, चलो एक और टर्म तुम बता दो अपने तरफ से, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में कौन कौन से टर्म्स आपने लिख लिए, कौन कौन से टर्म्स हमारे पास में डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, कौन कौन से टर्म्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, पर मैं अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड सवाल है हमारे पास में। सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म x/2 एंड x3/2। मैं x के एटॉमिक वेट को ले लेता हूं a और y के एटॉमिक वेट को ले लेता हूं मैं b। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पर चलूंगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में इनका, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो x/2 के लिए देखो 0.1 मोल्स के लिए कितना है, 10 ग्राम। हमारे पास में क्या है भाई, x/2 वजन क्या बनेगा, a+2b। तो यानी a+2b का हमारे पास में क्या आ जाएगा, 100, इक्वेशन 1। दूसरा यहां से मुझे बताइए 0.05 मोल x3/2, 0.05 x3/2 कितना ग्राम लिया है हम लोगों ने, 9 ग्राम लिया है। कितना आ जाएगा भैया x3/2 का, 3a+2b। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3a+2b बराबर व्हाट, 9/0.05 विच इज 180 है ना, 900 ऊपर गया 10। करें जरा एक बार 9/0.05 को करें, ठीक है 120 हमारे पास में आएगा। तो बस इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, 2 - 1 कर दीजिए आप लोग। तो 3a+2b बराबर कितना, 180, और यहां से क्या a+2b बराबर कितना, 100। तो जरा माइनस करें, माइनस करें तो ये कट जाए। 2a बराबर कितना हमारे पास में, 2a बराबर कितना 80, तो a बराबर कितना 40। देखो जरा a बराबर 40 किसी ऑप्शन पे है क्या, a बराबर 40 सर, a बराबर a क्या था, x का वेट, एक ही ऑप्शन है जिसमें a बराबर 40 है, इजी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9 सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 5.8% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। देखो जरा बात को समझो, यहाँ पर AgNO3 को आपने मिक्स किया है किसके साथ में, NaCl के साथ में। तो हमारे पास में मेरे बच्चों क्या आएगा, AgNO3 का आपको वजन निकालना है और NaCl का वजन निकालना है। हमारे पास में क्या बनेगा, AgCl बनेगा। क्या बोला सर, 15 ml ऑफ 16.9%, इसमें AgNO3 का वजन कितना होगा। तो देखो जरा सर, अगर 50 ml में 16.9%, तो इसका मतलब क्या होता है 16.9% का, कि 100 ml में हमारे पास 6.9 ग्राम जो है AgNO3 है यस या नो, यही मतलब होता है। तो 50 ml में कितना होगा, बताओ जरा मुझे। 50 ml में होगा हमारे पास में 16.9 बाय 100, 1 ml में इंटू 50, ये कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 8.45 ग्राम AgNO3। NaCl कितना होगा मेरे पास में, NaCl का भी सेम बोला है हमारे पास में। 100 ml में कितना NaCl होता, 100 ml में होता है हमारे पास में 5.8 ग्राम। तो 50 ml में कितना होगा हमारे पास में, 50 ml में कितना होगा हमारे पास में, 50 ml में होगा हमारे पास में 5.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, इंटू 50 काटो जरा 2 बार, तो 5.8 डिवाइडेड बाय 2 जरा करिए तो एक बार फटाफट से, डिवाइडेड बाय 2 मैं करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा 2.9। कितना आ जाएगा 2.9। ठीक है, जरा मोल्स निकालते हैं AgNO3 के। तो AgNO3 का जो वजन होता है हमारे पास में, AgNO3 का जो वजन होता है हमारे पास में होता है 170। तो AgNO3 के मोल्स कितने आ रहे हैं, 8.45 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 170 AgNO3 का वजन हमारे पास में होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में 8.45 डिवाइडेड बाय 170 करें जरा आप लोग, यहां पर ध्यान दीजिए 170 मैंने करा, सॉरी 8.45 डिवाइडेड बाय हम लोग करते हैं 170 करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी, थोड़ा इससे कैलकुलेटर से आ रहा है 0.049 मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, और इससे आप लोग 58.5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास में आएगा 0.049 मोल्स, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। तो दोनों का लगभग सेम मोल है। तो AgCl के कितने मोल्स बनेंगे हमारे पास में, 0.049 मोल्स बनेंगे। AgCl का वजन होता है हमारे पास में, Ag का होता है 108, Cl का होता है 35.5। तो वेट ऑफ AgCl कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.049 इंटू 143.5, लगभग आपके पास में आएगा 7 के आसपास। तो कितना आ जाएगा
एक ही ऑप्शन था, बहुत जनरल आप क्या कह सकते हैं, अपन एस्टिमेशन भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो हमने कुछ नीट बेस्ड पीवाईक्यू डिस्कस किए 2015 तक। ठीक है, समझिए आप इस बात को कि पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको आइडिया लगता है कि पेपर किस तरह का आया था, किस तरह का आ सकता है। ठीक है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, आपको यह समझना पड़ेगा कि पीवाईक्यूज को क्या हम और तरीके से घुमा सकते हैं। जैसे मान लो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का पीवाईक्यू बार बार हमने देखा आया, तो उसमें क्या आप सीरीज का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से आप जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करें तो इस तरीके से क्वेश्चन को जरूर सोचें। ठीक है, क्या डिफरेंट अप्रोच सोचें इस क्वेश्चन की, क्या इस क्वेश्चन को और तरीके से किया जा सकता था, कोई डिफरेंट तरीका था, कोई ईजी तरीका था। हार्ड क्वेश्चन हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, तो अप्रोच क्या रखनी है सर, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलते रहते हैं अगले सेशन में, अपन कुछ और अच्छे पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे कुछ और चैप्टर्स के। थैंक यू।